नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत क्लास नंबर 3, जिसमें चर्चा करेंगे भारत में पुर्तगालियों का आगमन। लेकिन इसको चर्चा करने से पहले यहाँ पे देखिए कुछ आज हम लोग वर्तमान में जो भी यहाँ पे सिनारियो है, जो भी घटनाक्रम है, उसको आप अगर देखेंगे अपने आसपास तो आपको दिखाई देगा कि इस आधुनिकीकरण के युग में जिन जिन देशों ने पूरी तरीके से औद्योगिकरण को अपना लिया, तकनीक को अपना लिया, वे काफ़ी टॉप पे चले गए। लेकिन जिन देशों ने कृषि अर्थव्यवस्था के साथ चलना शुरू किया या फिर औद्योगिकरण और तकनीक को नहीं अपनाया, वो काफ़ी यहाँ पे हाशिए पे चले गए। लेकिन आपको जान के बड़ी अतिशयोक्ति होगी कि भारत में अभी औद्योगिकरण और तकनीक उतना तो यूरोपियन कंट्री जैसा नहीं है, पश्चिमी देशों जैसा नहीं है। लेकिन एक समय हुआ करता था भारत का जो कृषि अर्थव्यवस्था जो था भारत का, पूरे विश्व में डंका बजा हुआ करता था। और यही तो कारण है कि भारत में यूरोपियों का अगर आगमन हो रहा है तो आगमन होने का एक ही कारण था, और वो व्यापार। और उस व्यापार में जो वस्तुएं थी, बिल्कुल ही कृषि वस्तुएं तो शामिल थी। और उन व्यापारिक वस्तुओं के बदले अगर देखा जाए, जो भी भारत से निर्यात होता था, उसके बदले यूरोप के देशों से पूरी तरीके से जो भी सोना चांदी कीमती जो धातु होता था वो भारत में हुआ करता था। और पूरा का पूरा जो व्यापारिक जो पक्ष था भारत के फेवर में हुआ करता था। तो थोड़ा सा हम लोग उसी पुराने ज़माने में आज चलने का प्रयास करते हैं, जब भारत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ। और पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात भारत में क्या क्या परिवर्तन होगा, किस तरीके से और भी देशों का यहाँ पे आगमन होगा, और फिर भारत में जो भी चेंजेज आएगा उसको हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो पूरा का पूरा देखिए कॉन्सेप्ट बेस से है, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत सारे फैक्टरों को शामिल किया गया है, जिससे कि एग्ज़ाम में आप लोगों को पूरा का पूरा ये मदद करेगा ही करेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। कोई भी क्यूरी हो तो यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर आप लोग करते रहिए। अब यहाँ पे पूरे के पूरे पुर्तगालियों को एक डायमेंशन के अंतर्गत एक रोड मैप जो मैं डेली आप लोगों से शेयर करता हूँ, एक होना चाहिए कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रेरक तत्व। आखिर ऐसा कौन कौन सा प्रेरक तत्व आया जिससे कि पुर्तगालियों को भारत में आने के लिए मजबूर होना पड़ा। पुर्तगालियों का जब आगमन हुआ तो उस समय भारतीयों की स्थिति क्या थी? क्या भारतीय शासकों के द्वारा इन विदेशियों का विरोध नहीं किया गया, या फिर उनको यहाँ पे शरण दिया गया? उद्देश्य क्या था यहाँ पे? साम्राज्य विस्तार किस तरीके से पुर्तगालियों का होता गया, पूरे देखेंगे हम लोग। तो पूरे हिंद ओशियन में इंडोनेशिया, जो आज वर्तमान में इंडोनेशिया का क्षेत्र देख रहे हैं, पूरे भारत का जो कोरोमंडल तट है, मलाबार तट है, उन क्षेत्रों में, यहाँ तक कि होर्मुज स्ट्रेट के आसपास जो फारस की खाड़ी है, उन सारे ही क्षेत्रों में कभी आप देखेंगे तो पुर्तगाल का डंका बजता हुआ था। धार्मिक नीति हम लोग देखेंगे यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने बताया था कि जब भी आप चेंज को समझना चाहें, आर्थिक नीति को आधार बनाइए, उससे आपको समझ में आएगा। और आज यहीं आप देखेंगे कि किस प्रकार से आर्थिक नीति धार्मिक नीति को यहाँ पे चेंज करता हुआ नजर आएगा। खासकर यहाँ पे जो पुर्तगालियों की जो धार्मिक नीति होती है, पूरा इकोनॉमी से, इनकी अर्थव्यवस्था से परिचालित होती है। और यही कारण है कि ये लोग पूरा का पूरा जोर देता है कि ईसाईकरण को भारत में प्रोत्साहन दिया जाए। उसके बाद से देखेंगे योगदान, क्या क्या योगदान हुआ। क्योंकि जब भी दो विभिन्न डिफरेंट संस्कृति के जब लोग टकराते हैं तो आपस में काफ़ी कुछ एक दूसरे से सीखने के लिए मिलता ही मिलता है। तो इसमें अब कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीयों ने पुर्तगालियों से कुछ सीखा, कुछ चीज़ पुर्तगालियों ने भी भारतीयों से सीखा। और लास्ट में देखेंगे हम लोग पतन का कारण कैसे हुआ, आखिर ऐसे कौन कौन सा फैक्टर आया जिससे कि इनका पतन हो गया। अब आइए हम लोग थोड़ा सा एक एक चीज़ को बारी बारी से हम लोग देखते चलते हैं। तो देखिए पूरा का पूरा ये जो मैप बेस ही मेरा हिस्ट्री भी मैं पढ़ाऊँगा तो अधिकतर मैं मैप का उपयोग करूँगा। मैप से क्या होगा कि चीज़ें आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर एक एक चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी। तो देखिए यही है मात्र यूरोप। अगर देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है, बहुत ही छोटे क्षेत्रों में रहने वाला यूरोप। और सोचिए किस तरीके से यहाँ तो और एक हद हो जाती है तब जब यहाँ पे एक जो ब्रिटेन है, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है, एक छोटा सा देश। आप देखेंगे एक समय था जो पूरे विश्व पे राज करता था। अब कैसे करता था, इन चीज़ों को समझने के लिए आइए थोड़ा सा हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि उस समय का घटनाक्रम क्या था। तो देखिए नंबर 1 अगर हम लोग प्रेरक तत्वों की बात करें
तो उस समय इटली में, यही है इटली का जो क्षेत्र है, ठीक है, यहीं पे एक वेनिस नगर हुआ करता था। अब इस वेनिस नगर की समृद्धि उस समय और अधिक टॉप लेवल पे आ गई। लगभग 15वीं शताब्दी तक आते आते आप देखेंगे तो वेनिस नगर पूरा का पूरा यूरोप का आप देखेंगे तो केंद्र बिंदु के रूप में मौजूद था, क्योंकि पूरा का पूरा जो यूरोप का जो व्यापार हुआ करता था इसी, ठीक है, भूमध्य सागरीय, ठीक है, जो मार्ग था, स्वेज नहर हो गया। अब फिर स्थल मार्ग में आने के लिए आपको हर हाल में इटली होके ही गुजरना पड़ता था। अर्थात वेनिस की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि यहाँ से लोगों को चुंगी भी देना पड़ता था, ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े व्यापारी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक, ठीक है, लॉजिस्टिक सेंटर यहाँ पे बन चुका था कि यहाँ पे वस्तुओं को लाओ और बाकी वस्तुओं को, ठीक है, पूरे यूरोप में यहाँ पे फैलाते चलो। अब इससे क्या हुआ तो देखिए, उस समय जो कि 15वीं शताब्दी के आसपास बहुत सारे राजवंशों वगैरह को यहाँ पे उदय, ठीक है, काफ़ी छोटे बड़े जो भी, ठीक है, राजवंश यहाँ पे आ चुका था। अब इन राजवंशों का जलन होने लगा। जब भी किसी का प्रोग्रेस होता है एक टॉप लेवल में जाके तो देखते हैं ना अगल बगल वाले, ठीक है, ज़रूर उनको समस्या होता है। लेकिन यहाँ पे इनको समस्या तो ज़रूर हो रहा था कि भाई वेनिस इतना, इटली इतना आगे क्यों जा रहा है। अब इनके अंदर भी वो जिज्ञासा आने लगी कि भाई हमें भी आगे जाना है। लेकिन आपको पता है कि कल मैंने बताया हुआ था, पूरा पूरा पुनर्जागरण में समझाया हुआ था कि जैसे ही, ठीक है, लगभग 1543 के आसपास जो पूर्वी रोमन साम्राज्य का जो भाग था, ये वाला जो इलाका था, इन सारे ही इलाकों में, ध्यान रखिएगा, इन सारे ही इलाकों में आगे चल के उस्मानिया साम्राज्य का कंट्रोल हो जाएगा। अर्थात खलीफाओं का कंट्रोल हो जाएगा, मुस्लिमों का कंट्रोल हो जाएगा, जिससे इनकी व्यापारिक मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो जाएगी। अब जब व्यापारिक मार्ग ही बाधित हो जाएगी तो अब इनकी जो, ठीक है, धरी धराई जो अरमान थी पूरा का पूरा गर्त में जाने लगे कि अब क्या होगा। अब तो ये लोग इधर जाने ही नहीं देगा। इधर आने का मतलब था कि इनको हायर टैक्स, ठीक है, मैंने अधिक से अधिक इनको टैक्स पे करना होता था। अगर ये लोग किसी तरह से आते भी थे तो पकड़ के मुस्लिमों के द्वारा, ठीक है, इनको मुस्लिम बना दिया जाता था। बड़ी समस्या थी, करे तो क्या करे। इसी समय देखेंगे कि पुनर्जागरण का यहाँ पे काल आता है। बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ था कि इस पुनर्जागरण एरा के दौरान, यहाँ पे इस पुनर्जागरण काल के दौरान वैज्ञानिक आविष्कारों पे बल दिया गया। और इस वैज्ञानिक आविष्कार से जो सबसे अधिक बेनिफिट मिला, देखिए उस समय कंपास वगैरह का बन गया। कंपास का मतलब है, देखिए, दिशा सूचक यंत्र के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। आपको एक मूवी का सीन याद होगा, ठीक है, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन का, ठीक है, काफ़ी, ठीक है, पसंदीदा मूवी है। उसमें कंपास का रोल आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि समुद्र में पूरा का पूरा जहाँ आसपास कुछ दिखाई नहीं दे, अगर वहाँ पे कंपास नहीं हो, दिशा सूचक यंत्र नहीं हो, तो समुद्र में कोई यात्रा कर ही नहीं सकता है। सूर्य को देख के तो कुछ देर के लिए आप चल सकते हैं, लेकिन जैसे मौसम खराब हो आप समुद्र में खो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। और पता है आपको, ठीक है, काफ़ी वहाँ पे मौसम ख़राब होता ही होता है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। जहाज, लकड़ी का जहाज वगैरह यहाँ पे बनने लगा, मानचित्र भी बनने लगा। बाकायदा जो अफ्रीका का जो पश्चिमी जो क्षेत्र है उसके लिए मानचित्र भी यहाँ पे तैयार करवाया जाएगा। तो कुल मिला के इस तरह की व्यापारिक खोजें शुरू हो यहाँ पे, ठीक है, क्या बोलते हैं कि तकनीक के क्षेत्र में थोड़ा बहुत यहाँ पे विकास होने लगा। और यही वो समय है जब इस पुनर्जागरण के दौर पे ही यहाँ पे वहाँ पे एक मध्य वर्ग का विकास होगा, मध्यम वर्ग का, जो पूरी तरीके से अब ये समझ चुका है कि हमें क्या करना है। बहुत अच्छे से मैंने पिछले क्लास में आप लोग समझाया हुआ था। इनका यही था कि हर हाल में हमें व्यापार करना है, और व्यापार करने के लिए इनको पुनः, ठीक है, भारत आने के लिए, आप खासकर दक्षिण पूर्व एशिया में आने के लिए रास्ता तो था नहीं। अब ये लोग निकल पड़ा नवीन खोजों को प्रोत्साहन देने के लिए, अर्थात समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए। और इस समुद्री मार्ग को खोज, ठीक है, देने के क्रम में यहाँ पे निकला सब भारत की खोज करने के लिए, ठीक है, खासकर दक्षिण पूर्व एशिया के लिए खोज करने के लिए निकला। लेकिन यही है कि जब हमेशा आप मेहनत करेंगे, ठीक है, अगर जिस काम के लिए आप मेहनत कर रहे हैं हो सकता है कि वो लक्ष्य आपको ना मिले, लेकिन अगल बगल कुछ, ठीक है, ज़रूर मिल जाता है। आईएएस की तैयारी करते हैं, क्या पता, ठीक है, पीसीएस बन जाए, कुछ और बन जाए यहाँ पे, लेकिन मेहनत कभी बर्बाद नहीं होगा। देखिए आपका यही तो हमें इतिहास से सीखने के लिए मिलता है कि इस नवीन खोजों के प्रोत्साहन से निकला सब भारत की खोज करने के लिए। लेकिन देखिए अमेरिका की खोज हो गई कोलंबस के द्वारा, कितनी बड़ी उपलब्धि थी। कोलंबस चला गया क्यूबा के तटों के आसपास, अटलांटिक ओशियन का जो पश्चिम वाला भाग है,
उसके बाद ठीक है वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज कर ली गई, ब्राज़ील की खोज कर ली गई कैब्रल के द्वारा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की खोज कर गई यहाँ पे कुक के द्वारा जो ब्रिटेन का होता है। और यहाँ पे तस्मान, ध्यान रखिएगा तस्मानी उस समय हॉलैंड का था, हॉलैंड के द्वारा तस्मान जो था ठीक है उसके द्वारा तस्मानिया सी न्यूजीलैंड की खोज कर ली गई। अब देखिए अमेरिका की जब खोज हुई तो पूरा यूरोप यहाँ डगर पड़ा, ब्रिटेन वाले जाके पूरा का पूरा कॉलोनी सभी बसा दिया, 13 उपनिवेश। आज वर्तमान में देखिए पूरा जो आप देख रहे हैं गोरे चिट्ठे वहाँ पे लोग, वो सारे लोग यूरोप से ट्रांसफ़र होकर गया हुआ है। भारत में आया सब वास्को डी गामा, ठीक है। भारत में भी यूरोपीय लोग तो टिक नहीं पाया, भारत की ठीक है सिचुएशन ही कुछ इस कदर यहाँ पे बन गया, यहाँ का जो जलवायु है इस कदर था, नहीं टिक पाया सब। लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो एंग्लो इंडियन भारत में लोग मौजूद हैं, उनके जो भी वंश के लोग हैं, गोरे आप देखते होंगे, श्वेत, ठीक है, जो वाइट है यहाँ पे कुछ कुछ आपको ज़रूर देखने के लिए मिल जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे ब्राज़ील में जाके सब सेट हो गया पूरा, ठीक है। ब्राज़ील में बहुत सारा पुर्तगाली गया, वहाँ जाके बसने लगा। ऑस्ट्रेलिया में देखिए यहाँ पे जो ब्रिटेन का जो कुक था इसने खोज किया, पूरा का पूरा ब्रिटेन वासी ऑस्ट्रेलिया भी जाने लगे, वहाँ सोने की ठीक है खान कुलार, समझ रहे हैं ना, वहाँ पे खानों की यहाँ पे खोज हो गई, गोल्ड माइंस वहाँ पे हो गया, वहाँ पे भी जो लोग जाने लगे। ऑस्ट्रेलिया भी वहाँ बिल्कुल वीरान था, जनजातीय लोग थे, गया और पूरा ऑस्ट्रेलिया को कंट्रोल कर लिया। तस्मान ने भी वहीं किया, न्यूजीलैंड को खोज किया। तो कहने का मतलब क्या है कि सब यूरोपवासी जो भी आज देख रहे वर्तमान में गोरे चिट्ठे लोग, सब वही लोग क्या हुआ जाके फैला हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के आप ले लीजिए, दक्षिण अफ्रीका में ठीक है गोरा लोग गया, अंग्रेज लोग गया, ठीक है, और वहीं पे जाके सेट हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, फील कीजिए कि आखिर पूरा का पूरा इवोल्यूशन, ठीक है, मानव सभ्यता का किस तरीके से यहाँ पे विकास हो रहा है। और यहाँ पे तो ठीक है काफ़ी देख रहे हैं कि एक डाइवर्सिटी से युक्त, ठीक है, सब श्वेत अश्वेत गोले मतलब गोरे कारे सब क्या कर रहे हैं, मिल के रह रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए यूरोपीय कंपनियों का भारत में यहाँ पे आगमन होना शुरू हुआ। सबसे पहले पुर्तगाल आया 1498 में, फिर डच आया 1605 में, अंग्रेज आया 1608 में, डेनिश आया 1620 में, फ्रांसीसी आया 1668 में। तो इस तरह का कभी ठीक है ऑब्जेक्टिव में आपको ठीक है एमसीक्यू वगैरह में सीक्वेंस लगाने के लिए दे देगा कि क्रम बताइए, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल सिंपल है, देखिए पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, ठीक है, फ्रांसीसी, लास्ट में सब स्वीडिश आ जाएगा, स्वीडन वाला, जो कि एग्जाम में बार बार ठीक है इसको पूछा भी नहीं जाता, पूछता भी नहीं है। अब यहाँ से तो जो दूसरा जो प्रश्न बनता है कि भाई इनकी स्थापना कब कब हुई, स्थापना। तो देखिए पुर्तगाली कंपनी की जो स्थापना हुई थी 1498 में हुई थी, और ये लोग 1498 में ही भारत आ गया। दूसरा हुआ था डच कंपनी की स्थापना, हुआ था 1602 में, ध्यान रखिएगा। लेकिन डचों का इंटरेस्ट सबसे अधिक दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ था, तो दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ में पहले से पहुंच जाएगा, लेकिन भारत में डच लोग आएगा 1605 में। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई 1600 में, ठीक है। 1599 में तो वैसे इसकी स्थापना हो चुकी थी, लेकिन 1600 में इसको चार्टर दे दिया गया ब्रिटेन की महारानी ने, ठीक है, जो एलिजाबेथ प्रथम थी, घोषणा पत्र दे दिया कि जाओ 15 वर्षों के लिए तुमको पूरा का पूरा खुली छूट दिया जा रहा है, जाके व्यापार करो। लेकिन ये लोग भी आएगा और ठीक है दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ चला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के उसी क्रम में खोज हो जाएगा। तो काफ़ी लोग भटकाव होगा ना, क्योंकि देखिए पुर्तगालियों ने जो रास्ता खोजा हुआ था सबसे पहले, अब ये लोग कोई बताएगा तो नहीं। ठीक वैसे ही वर्तमान में अगर कोई देखिए कंपनी अगर सपोज करिए अगर KFC अगर चिकन बना रही है, अपना रेसिपी किसी को भी नहीं बताएगी कि हम क्यों बताएं। पुर्तगाली लोग पहले आया है तो समुद्री मार्ग को अपना तो नहीं बताएगा, क्योंकि व्यापारिक मुनाफा ही सबको मिल रहा है, तो बताएगा नहीं। बाकी सारा जो आएगा सब ठीक है इधर उधर मैंने भटकते उटकते सब किसी तरह भारत में पहुंच जाएगा। इसीलिए अंग्रेजों को आने में लेट हो गया। ये सब आएगा 1608 में। उसके बाद डेनिश कंपनी का स्थापना 1616 में हुआ, ठीक है, और ये सब आया है 1620 में। फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना 1664 में हुआ, ठीक है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ 1664 में, और आएगा सब यहाँ पे 1668 में। तो ध्यान रखिएगा, कभी जल्दीबाजी में आप देख लीजिएगा आगमन क्रम पूछ रहा है या फिर स्थापना क्रम पूछ रहा है। अब इसमें एक चीज़ और यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि जितनी भी कंपनी आ रही है तो जनरली ठीक है वहाँ पे शासक वर्ग का पैसा लगा हुआ है, अर्थात शासक क्या कर रहा है कि अपने स्तर से इन कंपनियों को भारत में भेज रहा है, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भेज रहा है। लेकिन इसमें मात्र एक अंग्रेजी जो कंपनी है
जो स्वतंत्र रूप से एक प्राइवेट कंपनी थी, ध्यान रखिएगा प्राइवेट कंपनी थी, इसमें निजी लोगों का पैसा लगा हुआ था। और यही तो कारण है, देखिए प्राइवेटाइजेशन का एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिला अंग्रेजों को कि एक स्वतंत्र इनको निर्णय लेने का जो अधिकार मिला। यही कारण है कि अंग्रेज बड़ी तेजी से आगे गए। डचों ने पुर्तगालियों को हरा दिया, अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया। डेनिस आए, अंग्रेजों के डर से बेचारा सब भाग के, ठीक है, सब बेच बाच के निकल गया सब। अब बचा सब अंग्रेज और फ्रांसीसी, और अंग्रेज और फ्रांसीसी युद्ध आपको देखेंगे कर्नाटक युद्ध में, तो अंग्रेज पूरी तरीके से फ्रांसीसियों को पराजित कर देगा। कारण यही है प्राइवेटाइजेशन का। आप यहाँ पर रोल देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं चीज़ों को कि स्वतंत्र निर्णय लेने से क्या क्या मिला। पूरा ब्रिटेन का पैसा समझ रहे हैं, वहाँ के निजी लोगों का पैसा, ठीक है, पूंजी यहाँ पे अधिक मिल रहा है, तेज़ी से पूंजी का प्रवाह हो रहा है। और यहाँ पे शासक जितना इन कंपनियों को स्वायत्ता देनी चाहिए, जितना अधिकार देना चाहिए, जितना पूंजी देना चाहिए, वहाँ से वो पूंजी मिल नहीं रहा। और तो और शासक पूरा मुनाफा का, ठीक है, लगा हुआ कि कितना हमको अधिक मिल जाए। तो वैसे आप, ठीक है, जब देने में ही लग जाएंगे तो फिर अपने सैन्य व्यवस्था का विस्तार नहीं कर पाएंगे। जो भी उस समय बंदूक गोला बारूद आ चुका था उसका विस्तार नहीं कर पाएंगे। और अंग्रेज़ों ने इस प्राइवेटाइजेशन का पूरा फ़ायदा उठाया और फाइनली अंग्रेज़ों ने बाजी मार ली। लेकिन हम लोग तो बात करेंगे आज डचों की, ठीक है, लेकिन एक बार आप ओवरव्यू देख लीजिए कि कौन कौन सी, ठीक है, देश आए और कहाँ कहाँ पे अपनी व्यापारिक बस्तियों को बसाया। जैसे कि पुर्तगाल आया, सब आते ही सब, ठीक है, आया सब 1498 में, लेकिन 1503 में लोग कोचिन केरल में बस्ती बसाएगा। दूसरे नंबर पे आएगा सब डच सब, ठीक है, ये सब 1605 में मछलीपट्टनम, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, मछलीपट्टनम भी इसको बोला जाता है, वहाँ पे लोग व्यापारिक बस्ती बसाएगा। अंग्रेजों लोग आएगा 1608 में, सूरत में जाएगा, लेकिन वहाँ पे सबका दाल नहीं गलेगा, वहाँ पे सबको अधिकार नहीं मिलेगा उसमें पुर्तगालियों की वजह से। लेकिन 1611 में लोग क्या करेगा, दक्षिण में आएगा और मछलीपट्टनम में भी यही सब अपना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंग्रेज सब अस्थायी बस्ती बसाएगा। और नंबर 4 में आएगा डेनिस सब, ये सब त्रावणकोर जो वर्तमान में तमिलनाडु में है, यहाँ पे ये लोग 1620 में अपनी बस्ती बसाएगा। और सबसे अंत में देखिए सूरत है, थोड़ा इसको मार्क सही से कर लीजिएगा, सूरत यहाँ पे है, ठीक है, नर्मदा नदी के तट में, तो सूरत है यहाँ पे। फ्रांसीसी सब आएगा और 1668 में ये लोग अपना व्यापारिक कंपनी की स्थापना करेगा। तो कुल मिला के आप चीज़ों को आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि भारत में चल क्या रहा है, आ किस लिए रहे हैं, ठीक है, आ रहा है सब व्यापार करने के लिए, कृषि वस्तुओं को ले जाने के लिए आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा वापस अपने उस टॉपिक पे आते हैं कि अब यहीं से शुरू हो गया जो पुर्तगाल का जो राजकुमार था। मैंने बताया था अभी आपको कि पुर्तगालियों की भी बड़ी इच्छा थी कि वेनिस जैसे हम लोग भी बन जाए। और पुर्तगाली राजकुमार जो था हेनरी द नेविगेटर बोला गया, ऐसा माना गया है कि पूरी की पूरी वो जिंदगी, पूरी की पूरी अपनी ज़िंदगी उसने भारत में समुद्री जो खोज था कि किस प्रकार से भारत जाने के लिए रास्ता मिल जाए, उसमें वो बिता दिया। यही सब, ठीक है, और ये अफ्रीका का पश्चिमी क्षेत्रों का मैप भी तैयार करवाएगा समुद्री रास्तों की खोज कराने में। देखिए इसको फल मिलता है। आगे चल के इसी के नेतृत्व में 1487 में बार्थोलोमेव डियाज आएगा और इसका जहाज़ों का जखेड़ा आएगा, एकदम इधर आ गया, आएगा। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं दक्षिण अफ्रीका का सबसे जो दक्षिणतम जो स्थान है, जस्ट केप टाउन के नीचे आपको मिल जाएगा केप ऑफ गुड होप। ध्यान रखिएगा, केप ऑफ गुड होप, यहाँ तक ही आ जाता है। लेकिन यहीं तक आके उसको लगता है कि हम आगे जा नहीं पाएंगे, उसको कुछ आइडिया ही नहीं मिलता और पुनः वापस लौट जाता है 1487 में। और उसके बाद से देखिए यही है हार, जब तक, ठीक है, आप नहीं मानेंगे, यकीन मानिए आपको सफलता मिल के रहेगी। और यही किया। अगले 10 साल बाद फिर से हेनरी द नेविगेटर अर्थात पुर्तगाली राजकुमार के द्वारा वास्को डिगामा के नेतृत्व में पूरा एक जहाज़ों का जखेड़ा भेजा जाएगा और ये अब पहुंचने में सफल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो सब आ चुका था केप ऑफ गुड होप तक। और यहाँ पे एक गुजराती, इसको व्यापारी कहें या यात्री कहें, ठीक है, व्यापारी कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा क्योंकि गुजराती है यहाँ पे। देखिए ये सब आता था व्यापार करने के लिए गुजराती लोग उस समय, ठीक है, अफ्रीका के इधर इन सारे क्षेत्रों से व्यापार करता था। और उसी में एक यात्री है यहाँ पे, व्यापारी है, जिसका नाम है अहमद इब्न बजीती। इसी ने आके, ठीक है, रास्ता दिखाया वास्को डिगामा को और बोला कि देखो यहीं से चलो, तटवर्ती इलाकों से होके चलो, यहीं से जाएगा, मई का महीना आ जाएगा
और मानसूनी पवनों का सहारा लेके सीधे ये लोग ठीक है जाके ठीक है आ जाएगा सब कालीकट पे, अर्थात केरला के तटों पे ये सब यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, पुर्तगाली सबसे आया पहले, सब आ गया कब भारत में 1498 में आ गया, लगभग 20 मई के आसपास, कहीं कहीं आपको 17 मई में मिल जाएगा। गया कब, सबसे बाद में गया, ठीक है। आगे देखेंगे आप 1961 में ये लोग ठीक है भारत से गया। देखिए कितना लंबा टाइम पीरियड है, लेकिन इनकी शक्ति तो बहुत कमज़ोर हो जाती है। लोग रहता है भारत में, नाम मात्र का रहता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जिस दिन ठीक है समझिए कि वास्को डिगामा 17 मई या 20 मई ठीक है अलग अलग ठीक है दिया रहता है, इसे ज़्यादा और मतलब ऑथेंटिक एक तरीके से ठीक है 17 मई को ही माना जाता है। 17 मई 1498 को आया। जिस जगह पे उतरा वो नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उस जगह का नाम है कापक डाबू बंदरगाह। ध्यान रखिएगा, कापक डाबू बंदरगाह, केरला में कालीकट के क्षेत्रों में। अब देखिए कितना बड़ा ये चेंज हो गया कि यूरोपियों के द्वारा जो सारे के सारे उस समय खोज रहे थे भारत का व्यापारिक मार्ग के लिए, समुद्री ठीक है मार्ग की तलाश कर रहे थे, उसमें पुर्तगालियों ने समझिए कि एक तरीके से ठीक है विजय पा ली, बाजी मार ली। तो स्वाभाविक है कि यूरोप में उनका कद क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और हुआ भी। इसीलिए कहा जा रहा है देखिए कि भारतीय इतिहास को लंबे समय तक अब ये प्रभावित करेगा ही करेगा, क्योंकि रास्ता तो वास्को डी गामा ने दिखा दिया। और यही कारण है कि अब अचानक औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी, इसमें समय लगेगा, क्योंकि ये लोग आया था व्यापार करने के लिए, अपने धर्म को प्रोत्साहन देने के लिए। तो इतना आसानी से तो औपनिवेशीकरण नहीं हो सकता है, गुलाम तो नहीं बना सकता है, इसमें समय लगता है। और यही किया पुर्तगालियों ने भी किया कि अपनी समुद्री शक्ति को बढ़ाते हुए देखेंगे एक समय आएगा पूरा हिंद ओशियन पे लोग कंट्रोल करेगा लगभग 100 सालों तक। तकनीक पे बल दिया सबने, अस्त्र शस्त्र को, जो भी उसमें गोला बारूद आ चुका था, इसको तेज़ी से बढ़ाया, प्रमोट किया। यहाँ पे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप थोड़ा वास्को डी गामा के बारे में देख लीजिए। देखिए जहाज़ का नाम ठीक है पीटी वगैरह एग्जाम में ठीक है प्रीलिम्स में, वनडे एग्जाम वगैरह में पूछ लिया जाता है। सावो गैब्रियल उसके जहाज़ का नाम था। और आया कब ठीक है, तो आप जान चुके हैं 1498 में 17 मई को। वहाँ पे था जमोरी, जो कि एक हिंदू शासक था। ध्यान रखिएगा कैसा शासक था, हिंदू शासक था। अब हिंदू शासक वहाँ पे मौजूद था, और आपको पहले से पता है कि इन क्षेत्रों में जो मालाबार कोंकण का जो क्षेत्र है, यहाँ पे पहले से मुस्लिम व्यापारी, अरबी व्यापारी लोग आकर अपना घर द्वार सब बसा चुका था, फैमिली प्लानिंग भी कर चुका था, ठीक है। तो अब स्वाभाविक है कि इस सब का एक कॉम्पिटिटर आ गया, इसीलिए अरब व्यापारियों ने इसका वास्को डी गामा का ठीक है पूरी तरीके से विरोध किया कि भाई इसको हटाओ। और शुरू में तो जमहूरियत का स्वागत करेगा, ठीक है, लेकिन अगला बार जब आएगा तो फिर ये समस्या पैदा करेगा। काली मिर्च ठीक है ले गया यहाँ से, और इसके अलावा अन्य जो भी दवाइयाँ ववाइयाँ थी, काली मिर्च ठीक है, मतलब मसाला सबसे इम्पोर्टेंट था यूरोप के लिए, क्योंकि उस ठंडे जलवायु प्रदेश में लंबे समय तक खासकर नॉनवेज की चीज़ों को रखने के लिए मसाला बहुत ही कारगर चीज़ था, ध्यान रखिएगा। और शरीर को गर्म भी रखता है, और उस ठंडे प्रदेशों में मसाला तो हो नहीं सकता है। मसाला भारत के क्षेत्रों में ही होता है या फिर अफ्रीका के क्षेत्रों में होता है। तो इसीलिए सबका मजबूरन था कि भारत में आना ही पड़ेगा। मसाला ले गया यहाँ पे से, काली मिर्च ब्लैक पेपर ले गया, 60 गुना ले जाके मुनाफा कमाया यूरोप में तहलका मच गया पूरा पूरा कि ये देखो भाई क्या कर रहा है, ठीक है। लेकिन नीड तो थी उनकी, खरीदना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पुनः भारत 1502 में आएगा, और 1503 में ध्यान रखिएगा आगे चल के, इसके नेतृत्व में नहीं, लेकिन ये ठीक है इनका जो व्यापारिक जो बस्ती बसेगा ठीक है केरल में पहला, ध्यान रखिएगा कोचीन केरल में पहला व्यापारिक केंद्र बसेगा। दूसरा 1505 में कन्नूर केरल में ही बसेगा, और 1524 में ये जब तीसरी बार ही आएगा तो बेचारा यहीं के होकर रह जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी कोचीन में। इसको सम्मान देने के लिए वहाँ पे एक वास्को डी गामा रोड भी बनाया गया है, तो मैंने एक रोड का नाम रखा गया है। अब देखिए दूसरा जो यात्री आता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं कैब्रल, ठीक है। इसी ने क्या किया था, ब्राज़ील का खोज किया था, कैब्रल जिसने ब्राज़ील का खोज किया था। अब दूसरी बार वहीं जो हेनरी द नेविगेटर था, जो वहाँ का राजकुमार,
बार्थोलोम्यूज डियाज के साथ, जो पहली बार असफल हो गया था, केप ऑफ गुड होप तक आ चुका था। पूरा का पूरा ये दोनों सब आएगा जहाज़ों का जखीरा लेके, लगभग 1200 लोग आएगा, ये एक साथ जहाज़ों के साथ आएगा, जहाज़ों का बेड़ा लेके, और ये वहीं उतरेगा जहाँ पे वास्को डी गामा उतरा था, अर्थात कालीकट में। अब देखेगा जमोरिन, तो उस समय तक तो ध्यान रखिएगा मुस्लिमों ने इसको ठीक ठाक वाट लगा दिया था, और अरबी व्यापारियों ने, हम कहेंगे तो जहाँ आधे बेटर होगा। अब ये इसका विरोध करेगा, इसको भी डर था कि इतना लोग आ रहा है कहीं भाई मार पीट के हमारे साम्राज्य को छीन ना ले सब। तो जमोरिन ने इसका क्या किया, विरोध किया। अरबी व्यापारियों ने खूब इसका सपोर्ट किया कि देखो हम शुरू में कह रहे थे ना कि करना चाहिए, बाहर कर लोग हैं, विदेशी लोग हैं, इन लोगों को मत रखो। यही हुआ, पुर्तगालियों से ही सबका युद्ध हुआ। लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम तो निकला, ठीक है, नहीं निकला, ये बहुत अधिक स्पष्ट, ठीक है, नहीं है। लेकिन पुर्तगालियों को, ठीक है, जो दूसरे जगह से प्रश्रय मिला वो मिला कोचीन से, ध्यान रखिएगा, कोचीन से मिला। क्योंकि वहाँ पे जो कोचीन का जो शासक था और कालीकट का जो शासक था, दोनों में एक दूसरे को लोग फूटे आँख नहीं सुहाता था। तो कोचीन के शासक ने इनको, ठीक है, अपने यहाँ मूव करा लिया, कोचीन में ही सबको शरण दिया, समझ रहे हैं आप, ठीक है। और यहीं पे कोचीन में आके ध्यान रखिएगा कि पहला जो व्यापारिक जो बस्ती होना चाहिए था, पहला पड़ाव होना चाहिए, इसी कोचीन में सब बसाया। और यहीं पे सब पहला किला को दुर्ग भी बोला जाता है, पहला दुर्ग का ये सब निर्माण भी किया, ठीक है। और आगे चल के 1605 में कन्नूर में, ये भी केरल में ही है, यहाँ पे भी सब बसाएगा। और ये यही इलाका ध्यान रखिएगा नीचे का, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है, मालाबार तट का एरिया है। और ऐसे जगहों पे मसाला बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता था, ठीक है। देखिए फ्लो चार्ट से पढ़ना कितना आसान रहता है, आप भी कोशिश कीजिए इस तरह से पढ़ने का, ठीक है। शब्दों का लोड आप में नहीं रहेगा, बिल्कुल कहानी की तरह फैक्ट भी आएगा और कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि ये सब आया क्यों, ठीक है। तो 3G, अब 2G 3G 4G नहीं है, ठीक है। 3G का मतलब आज वर्तमान में बोला जाता है कि सबकी चाह थी गॉड, अर्थात जिस तरीके से उस समय यूरोप में क्रिश्चियनिटी का खुमार छाया हुआ था लोगों में, ये लोग पूरी तरीके से उसको एक्सपेंड कर रहा था, ईसाई धर्म का प्रमोट कर रहा था। भारत में आया सब कि भाई यहाँ के लोगों का हम लोग धर्मांतरण करवा देंगे। गोल्ड का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। गोल्ड मतलब यहाँ पे गोल्ड का संबंध व्यापार से है, ट्रेड से है, कि बिना, ठीक है, इस सब के पास तो कोई वस्तु था नहीं गोल्ड के अलावा, सोना चांदी था, वो भी सब देखेंगे आगे चल के, अमेरिका से लाता है सब, ठीक है, सोना चांदी था। तो ये है गोल्ड, कि भारत में आके इसी गोल्ड, सोना चांदी, कीमती जेवरात से सब व्यापार करता था। और ग्लोरी मतलब समझिए थोड़ा, ठीक है ना, मतलब ग्लोरी से थोड़ा एक एटीट्यूड का जो भाव आता है, ठीक है। क्योंकि ये सब क्या किया कि पूरा अपना समुद्री मार्ग जो खोज लिया, तो स्वाभाविक है कि इस सब का नाम होगा, चमकेगा यूरोप में कि देखो, ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत के लिए रास्ता खोज लिया, लेकिन किसी को बता नहीं रहा है। तो कुछ ये मोटा मोटे 3 उद्देश्य थे। अब यहाँ पे देखिए, जब पुर्तगाली सब जब भारत में आया तो भारत में कौन कौन से लोग थे, ऐसे भी प्रश्न बनता है। क्या सिचुएशन था उस समय भारत का। तो इसमें देखिए पुर्तगाली यहाँ पे जो शासक है मैनुअल प्रथम था, और यहीं का जो पुर्तगाली जो राजकुमार था, ठीक है, हेनरी द नेविगेटर, इसका, ठीक है, रियल नाम था जॉन, ठीक है, हेनरिक, जॉन नहीं है, डॉन हेनरिक, ठीक है, नाम ही देखिए डॉन हेनरिक। जब ये वैज्ञानिक खोजों में लग गया तो इसको नेविगेटर बना दिया गया, ठीक है, एक, ठीक है, नेविगेट करने वाला, समझ रहे हैं चीज़ों को। उस समय भारत की अगर सिचुएशन की बात करें तो देखिए बिल्कुल ही पुर्तगालियों के अनुकूल परिस्थितियाँ थी यहाँ पे इन सारे क्षेत्रों में, ठीक है। जो था लोदी वंश का जो शासक था, ध्यान रखिएगा, अंतिम, ठीक है, सॉरी, ये सिकंदर लोदी होता है, सिकंदर लोदी थोड़ा योग्य भी होता है, अंतिम आएगा इब्राहिम लोदी, होता एकदम मतलब लोली होता है सब, ठीक है, लोदी वंश का जो शासक, तो कभी समस्या ही नहीं हुआ इस सब से। इधर गुजरात की तरफ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे महमूद बेगड़ा था, यहाँ का जो शासक था। और बीच का जो क्षेत्र था, जो बहमनी साम्राज्य कभी हुआ करता था, ये अब टूट रहा था 5 भागों में, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, ठीक है, ऐसे नामों को आपने जरूर सुना होगा। तो ये दक्कन प्रांत कहलाए। और नीचे जो था इसके जस्ट यहाँ पे था विजयनगर साम्राज्य, जो ये भी एक समय के बाद, ठीक है, माने अब ये टूटता ही है। इसी में सालू वंश आएगा, और एक सालू वंश का शासक है नरसिंह द्वितीय। और यहाँ पे सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जितने भी ये शक्तियाँ थी, कभी इन लोगों के द्वारा बाहर जाने का, ठीक है, मतलब समुद्री मार्ग का जो एक यूज करना चाहिए,
ये सब उतना किया ही नहीं, छोटा मोटा व्यापार करता था छोटा मोटा नाव से। विजयनगर साम्राज्य ही था एक समय जब जब पिक था, ठीक है, तो थोड़ा बहुत, ठीक है, ये सब का नाम वो हुआ करता था। बाकी तो दिल्ली वाला चाहे मुगलों को देख लीजिए, ठीक है, कोई खास उस सब का जो नौसैनिक शक्ति को लेकर अगर बात किया जाए, एक योग्य जहाज़ों की बात किया जाए, तो वैसा कुछ था ही नहीं। और ये लोग तो पूरा का पूरा, ठीक है, समुद्र का कीड़ा है, सब तैर के आ रहा है नावों में। तो नौसैनिक शक्ति का पूरी तरह अभाव था, इसीलिए पुर्तगालियों को, ठीक है, यहाँ पे आके प्रश्रय मिल गया, तेज़ी से सब ग्रो करने लगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य अब 1505 में एक नया इतिहास प्रारंभ हो गया, क्योंकि अब धीरे धीरे कोचीन में, ठीक है, कोचीन के क्षेत्रों में यहाँ पे जब उनकी व्यापारिक बस्तियाँ बस गई, तो अब पुर्तगाल के शासक के द्वारा बाकायदा यहाँ के बस्तियों को रेगुलेट करने के लिए, यहाँ सुरक्षा स्थापित करने के लिए, कंपनी को और अधिक व्यापार करने के लिए एक नया पद यहाँ पे लाया गया, जिस पद का नाम हुआ यहाँ पे, ठीक है, गवर्नर का पद। ध्यान रखिएगा, गवर्नर का पद अब यही है। अब गवर्नर आ रहा है, ध्यान रखिएगा, शासक के अधीन आ रहा है, शासक उसको भेज रहा है कि जाके और व्यापार करो और मुनाफा करो। और हर हाल में इसको इतना शक्ति दिया गया कि भारत, दक्षिण पूर्व एशिया से तुम व्यापार करो, जो भी हो सके, युद्ध है तो भाई युद्ध करो, हमको कुछ नहीं चाहिए, होता है ना, हमको कुछ नहीं पता, ठीक है, हमको सिर्फ और सिर्फ व्यापार चाहिए, ठीक है, अर्थात हमको मुनाफा चाहिए। निकल पड़ा। और आते ही देखेंगे उसी समय तो पौंडीचेरी को सर्वप्रथम यहाँ पे उपनिवेश बनाया गया, ठीक है, तो यही है जस्ट चेन्नई के, ठीक है, आसपास पौंडीचेरी का जो आज वर्तमान में यूनियन टेरिटरी के रूप में मौजूद है, उसको ये सब उपनिवेश भी बनाएगा। अब यहीं से हम लोग देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है पुर्तगाली गवर्नरों को लेके। तो पहला जो गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया। ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बहुत ही फेमस नाम है। प्रथम था 1505 में ये भारत आया। भारत आते ही इसकी तो मंशा यही थी कि हर हाल में हमें दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ जाना है, हिंद ओशियन में पूरा का पूरा हमको व्यापारिक कंट्रोल करना है, अर्थात कोई हमारा, ठीक है, मुनाफा दूसरा देश ना मार ले, अर्थात हमें पूरी तरीके से यहाँ पे कंट्रोल करना है। और ये आते ही क्या करेगा, ब्लू वाटर पॉलिसी को ला देकर है इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले जल की नीति इसको बोला गया, नीले जल की नीति। अब इस नीले जल की नीति के माध्यम से ये बोलेगा कि पूरा का पूरा जो हिंद ओशियन है भाई हमारा अंडर कंट्रोल में है, अर्थात यहाँ पे जो भी आएगा, कोई भी देश अगर आता है व्यापार करने के लिए तो हमसे, ठीक है, उसको परमिशन लेना पड़ेगा, चुंगी उसको लेना पड़ेगा हमसे, जो, ठीक है, एक बड़ी राशि होती थी। जो चुंगी नहीं लेगा उसको, ठीक है, हमारे जहाज़ों के द्वारा मार गिराया जाएगा। और टर्की, गुजरात, मिस्र, अरब, ये सब तो पहले से व्यापार कर रहा था, अब ये सबको लगा कि भाई हम कैसे कर सकते हैं, और यही कारण है, देखेंगे आप, ठीक है। तो संयुक्त पराजित किया 1509 में, एक एक को मार गिराया अल्मीडा। अब इस सबको मारने के बाद, ठीक है, अब चूंकि व्यापार तो ये सब नहीं छोड़ेगा, करेगा ही करेगा, लेकिन हिंद महासागर का जो क्षेत्र था पूरा का पूरा ये पुर्तगालियों के अंडर कंट्रोल में आ गया। अब कोई बड़ी शक्ति नहीं बची जो इस सबको चैलेंज दे सके। इसी क्रम में वहाँ के जो शासक हुआ खुश हो गया, मैनुअल प्रथम, बोला देखो जिस काम के लिए मैंने भेजा था उसने पूरा कर दिखाया, अर्थात इसने बोला एस्तादो द इंडिया, अर्थात समुद्रों पे जो राज करेगा, भारत के समुद्रों पे, हिंद ओशियन पे जो राज करेगा वही तो होगा महान साम्राज्य का संस्थापक, ठीक है, जो पुर्तगाली ये जो शासक है बोलता है। तो नंबर 1 ये था। अब नंबर 2 में आएगा यहाँ पे अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ये तो एक कदम और आगे निकल जाता है, ये बूढ़ा हो चुका था बेचारा, ठीक है, इसकी यही मंशा थी कि हर हाल में भारत में क्या करना है, अपने व्यापार को पूर्ण रूप से विकास करना है। यही एम लेके आया हुआ था, सेकेंड गवर्नर के रूप में आया था, 1509 में भारत में आएगा, आते ही 1510 में देखिए गोवा को जीत लेगा। उस समय गोवा देखिए, ठीक है, गोवा का क्षेत्र वर्तमान में, ठीक है, गोवा देखते ही, ठीक है, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए आप लोग, ठीक है, गोवा है। 1510 में गोवा आएगा और आते ही क्या करेगा, बीजापुर का जो शासक था आदिल शाह, यूसुफ शाह जिसे बोला गया, उससे छीन लेगा। क्योंकि उस समय दक्कन के क्षेत्रों में, ठीक है, काफ़ी जो इनकी शक्ति मैंने एक तरीके से बट चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी, टूट रहा था ये सब, ठीक है, एक दूसरे को लोग देखना नहीं चाह रहा था। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, ये सिचुएशन था। और आगे चल के ये अपना मंशा खुद जाहिर कर दिया। देखिए यहाँ पे व्यापारिक मंडी
मलक्का में 1511 में, जो ध्यान रखिएगा उसमें दक्षिण पूर्व एशिया का यहीं आपको मिल जाएगा, मलक्का का क्षेत्र यहीं है, ठीक है। मलक्का में क्या करेगा तो उस क्षेत्र को जीत लेगा 1511 में। सोचिए हिंद ओशियन में जा रहा है, मलक्का को जीत रहा है, और आगे चल के होर्मुज स्ट्रेट को, वहीं जो फारस की खाड़ी के आसपास है ये इलाका है, यहीं पे होर्मुज स्ट्रेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा मैं बड़ा मार्क कर दे रहा हूँ। 1515 में इन क्षेत्रों पे भी अपना कंट्रोल कर लिया। सोचिए पूरा का पूरा आप देख पा रहे हैं, दक्षिण पूर्व एशिया से लेके उत्तर के क्षेत्रों तक ये सब का कंट्रोल हो गया। और प्रमुख व्यापारिक केंद्र कोचीन को बनाया, और कोचीन से, ठीक है, जो भी प्रशासन वगैरह था कंपनी का रेगुलेट करने लगा, ठीक है। इसके अलावा अब इसको लगा कि भाई हमें कुछ और करना चाहिए, और किया भी। चूँकि उतने दूर से सैनिक आ रहे हैं, अब अपने बीवी को तो लेकर नहीं आ रहे हैं, बच्चों को लेकर नहीं आ रहे हैं, फैमिली प्लानिंग का परमिशन दे दिया अल्बुकर्क। बोला कि भाई बियाह करो, यहाँ की जो महिलाएं हैं सबसे बियाह करो, ठीक है। और विवाह करने की जो क्या नीति सबकी, ठीक है, नीति क्या थी कि हम लोग विवाह होगा, यहाँ के लोगों से भी विवाह होगा, तो स्वाभाविक है। देखिए भारत, ठीक है, रोटी बेटी का जो कॉन्सेप्ट है भारत में बड़ा तगड़ा होता है। बेटी दे दिया तो इसका मतलब कि उसका बाप, ठीक है, उस क्षेत्र को भी जो भी उसका दामाद बनेगा देगा ही देगा। बड़ी बस्तियाँ बसाएंगे, जनसंख्या होगा तो भाई वो, ठीक है, पुर्तगाली का ही बच्चा कहलाएगा, इससे उनकी संख्या बढ़ेगी। देखिए कितना, मतलब किस प्रकार की नीति ला रहा है। लेकिन अंग्रेजों ने कुछ इस टाइप का नीति को, ठीक है, बढ़ावा नहीं दिया। भारतीयों को इसने, ठीक है, विद्रोह होने के डर से सेना में भी भर्ती किया और सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया। कुल मिला के सब मामलों को, ठीक है, अगर देखा जाए तो इसी को बोला गया कि पुर्तगालियों को वास्तविक जो संस्थापक था अल्बुकर्क था, लेकिन बेचारा ये 1515 में ही क्या हो गया इसकी, ठीक है, मैंने मर गया, बूढ़ा था, इसकी ध्यान रखिएगा, इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जाते जाते उस ब्लू वाटर पॉलिसी को इतनी कड़ाई से लागू किया कि पूरे हिंद ओशियन में, ध्यान रखिएगा, जगह जगह सैनिक नौसेना बेस बनाने लगा। बेस समझ रहे हैं ना, सैनिक जो अड्डा होता है वहाँ पे स्थापित करने लगा। पूरा ये लोग बाकायदा हिंद ओशियन को घेर लेगा सब, कि कोई भी जहाज आएगा अगर हमारी बिना परमिशन के जाएगा तो फिर उसको लूट लेना है, मार लेना है। कई बार तो समझ ही में नहीं आता था औरों को कि ये लोग व्यापार कर रहा है कि लूटपाट कर रहा है, ठीक है। कुछ ये हाल हो गया था उस समय। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो, ठीक है, पुर्तगाली गवर्नर आएगा, नीनो डी कुन्हा आएगा, ध्यान रखिएगा, 1529 के आसपास आएगा। और आके ये क्या करेगा कि कोचीन से, ध्यान रखिएगा, गोवा में अपनी राजधानी को परिवर्तन कर लेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोचीन से, देखिए गोवा में। अब कोचीन से गोवा में जाने का मतलब है यहाँ पे कि ये था मालाबार तट, अब ऊपर सब जा रहा है, धीरे 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 कोंकण तट की तरफ जा रहा है। और गोवा चूँकि काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है यहाँ पे, सामरिक स्थल से अगर देखा जाए तो और भी इसकी जो महत्वता है बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चाहे इसकी भौगोलिक लोकेशन कह लीजिए, बड़ा एरिया को कवर कर रहा है, या फिर इधर जो क्षेत्र है पश्चिम एशिया से इसकी दूरी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे इसने अपना, ठीक है, दूरदर्शिता को दिखाते हुए गोवा को राजधानी बनाया। ध्यान रखिएगा, गोवा को राजधानी बनाया और आगे चल के दीव पर अधिकार कर लिया। यहाँ पे बड़ा कॉमेडी होगा। देखिए दीव पर अधिकार कैसे किया, 1535 में किया है। तो वहाँ के एक शासक हुआ करता था बहादुर शाह। अब हुमायूं उस समय लगभग 1534 के आसपास आया, बहादुर शाह के पास यहाँ पे आया, ठीक है, और बेसिन द्वीप को सौंप कर पुर्तगालियों के मदद प्राप्त कर लिया। अब मदद प्राप्त कर लिया और हुमायूं तो वापस चला गया, दिल्ली के क्षेत्रों की तरफ चला गया। लेकिन अब मामला यहीं फंस गया, चूँकि अब दीव पे पुर्तगाली लोग किसी भी कीमत पे अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहता था। अब ये लोग निगोशिएशन करने लगा बहादुर शाह से। तो वहाँ के शासकों को, मैंने वहाँ के जो भी लोग थे, शहरी लोग, वो लोग विद्रोह करने लगा कि भाई नहीं देना है, ठीक है। अब बहादुर शाह से निगोशिएशन होने लगा। बहादुर शाह को समुद्र में ले जाके, ठीक है, एक मीटिंग फिक्स किया गया इसी अरब सागर के आसपास, ठीक है। और वहाँ पे भाई इसको, ठीक है, मांगा गया, नहीं माना, कुछ झड़प हो गया बेचारा, ठीक है। इसको नाव में, देखिए, नीनो डी कुन्हा गिरा के मार दिया इसको, ठीक है। इंजाम तो यही लगता है। आगे चल के अब यहीं तक नहीं रुका, देखिए मालाबार तट में सब आ गया इधर। अब आगे चल के सब क्या करेगा कि इधर कोरोमंडल तट में, देखिए, सेंट थोमे वगैरह की यहाँ पे मद्रास में बस्ती बसाएगा सब, यहाँ पे परमिशन मिल जाएगा। आगे चल के थोड़ा और जाएंगे तो अकबर के द्वारा, देखिए उस समय अकबर आ चुका था हुगली पे, ध्यान रखिएगा, हुगली पे अकबर ने व्यापारिक बस्ती बसाने का इजाज़त दे दिया। पूरब में आ गया सब,
वहीं हुगली गंगा नदी, ठीक है, जो उसकी एक शाखा है कलकत्ता के जस्ट किनारे, वहाँ पे आ गया सब, ठीक है। और चटगांव में तो इस सबको व्यापारिक बंदरगाह पूरा का पूरा, मैंने चटगांव व्यापारिक बंदरगाह ही है बिल्कुल, ठीक है। और वहाँ पे सबको फैक्ट्री लगाने का अनुमति मिल गया। लेकिन जब शाहजहाँ आएगा तो देखेंगे कि इन पुर्तगालियों से उसके जहाज़ों को लूट लिया जाएगा, ठीक है। बड़ी समस्या होती है शाहजहाँ को, और गुस्सा के, ठीक है, हुगली से पुर्तगालियों को ये क्या कर देगा, निष्कासित कर देगा, निकाल लेगा। अभी कुछ देर में पहले आपको धार्मिक नीति पढ़ाऊंगा तो फिर आपको समझ में आएगा। समुद्री लूटपाट का अड्डा था, ये इससे क्या करेगा, छीन लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप का सिचुएशन हो गया जब नीनो डी कुन्हा के समय पूरा का पूरा देखिए हॉर्मुज स्टेट पे कंट्रोल, इधर मलाक्का स्टेट पे कंट्रोल, इधर हुगली के क्षेत्रों पे कंट्रोल, इधर पूरा का पूरा समझिए कि मालाबार तटों पे कंट्रोल, इधर कोरमंडल तट पे बाकायदा वहाँ पे मसूलीपट्टनम वगैरह पे जो जगह होता है ये सब जाएगा, वहाँ से वस्तुओं को खरीदेगा सस्ते दामों में। और यहीं पे एक बंदरगाह होता है नागपट्टनम, कि नागपट्टनम से इन सारे क्षेत्रों में सप्लाई करना शुरू कर देगा। और फिलीपींस के क्षेत्रों तक, फिलीपींस चीन तक के नहीं मानता है, सब यहाँ तक जाता है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 1498 में सब जब आया तो पूरे के पूरे देखिए लगभग 100 सालों तक कोई यूरोपीय कोई यूरोपीय देश इधर आ ही नहीं पाया। 100 सालों तक पुर्तगालियों ने मजा मारा, ठीक है। और व्यापार का जो सब माध्यम बनाया उस समय, क्योंकि उसके पास तो कोई वस्तु तो था नहीं कि वस्तु विनिमय प्रणाली कर ले, मैंने वस्तुओं के बदले वस्तुएं, वहाँ पे व्यापार का सब माध्यम बनाया। सोना बनाया, सोना दिया सब, चांदी दिया सब, बहुमूल्य धातु दिया। अब समझिए यही तो सारा चीज़ था ना, कि बहुत सारा चीज़ यहाँ से लोग क्या करता था, अमेरिका के क्षेत्रों से, ब्राज़ील के क्षेत्रों से सोना चांदी लाता था यूरोप, और यूरोप से फिर कहाँ आता था, भारत में आता था स्थल मार्ग के रास्ते, ठीक है, इधर समुद्र मार्ग के रास्ते, और आगे चल कर देखेंगे, ठीक है, स्थल मार्ग के रास्ते से भी आएगा। तो यही तो कहा जाता है कि भारत, यही कारण है कि इतना सोना आने लगा कि भारत सोने की चिड़िया ही बन गया, जबकि भारत में सोना नहीं होता है। अगर थोड़ा बहुत भी अगर जियोग्राफी का, ठीक, आपको नॉलेज हो तो कर्नाटक के क्षेत्रों, कुछ एक क्षेत्रों पर ही मात्र सोना मिलता है। तो आखिर भारत में इतना सोना आया कहाँ से? ये आया व्यापार की वजह से, क्योंकि भारत उस समय कृषि में टॉप में चल रहा था, और बदले में उसको सोना ही सोना, चांदी ही चांदी मिल रहा था। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो डी कैस्ट्रो की, एक और गवर्नर है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी ने क्या किया था, आगे चल के बम्बई पर अधिकार कर लिया। अब देखिए बम्बई कितना, देखिए वर्तमान में उसकी भौगोलिक लोकेशन गोवा से भी एक तरीके से, ठीक है, भौगोलिक लोकेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन आगे चल के ध्यान रखिएगा, इसको दहेज के रूप में अंग्रेज़ों को दे दिया जाएगा। जब पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का जब विवाह होगा ब्रिटेन के राजकुमार से, तो बेचारा ये पुर्तगाली लोग हाथ मलते रह जाएगा और बम्बई अंग्रेज़ों को मिल जाएगा, ठीक है। तो वो हम लोग, ठीक है, जब अंग्रेज़ों का देखेंगे तब देखेंगे। अब आइए कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों को देखते हैं। पुर्तगालियों की धार्मिक नीति क्या है? तो मैंने बताया था शुरू में आप लोगों को कि देखिए जो धार्मिक नीति है ना, आज भी देख लीजिए, पहले देख लीजिए, हमेशा ही वो धार्मिक नीति देखेंगे तो उसके पीछे एक मूल कारण होता है, वो आर्थिक। जहाँ आर्थिक आपको, ठीक है, दिखाई दिया, देखिए आज वर्तमान में अपने समाज को देख लीजिए, मंदिर को देख लीजिए, चाहे किसी भी धर्म को यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, वहाँ पे ज़रूर एक इकोनॉमिक फैक्टर आपको ऐसा होगा, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में, वहाँ पे दान दक्षिणा का, ठीक है, रेशियो देख लीजिए, ठीक है, कहीं न कहीं एक तो फैक्टर बन रहा है। अब इसी को आपको समझना है कि ईसाइयों का तो एक मंसूबा था कि भाई ईसाई धर्म को, ठीक है, पुर्तगालियों को तो एक मंसूबा था कि ईसाई धर्म को हमें भारत में जाके प्रमोट करना है, और किया भी। आया सब चर्च की स्थापना करेगा, ध्यान रखिएगा। 1510 में ये सब आया, तो सब अपना जब व्यापारिक बस्ती कोचिन कन्नूर में ठीक है बैठाने लगा, तो वहीं पे केरल में सेंट थॉमस नामक सर्वप्रथम चर्च की स्थापना करेगा। उसके बाद तो धीरे धीरे सब जैसे जैसे फैलने लगा, अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता था, यहाँ के लोगों को सब धर्मांतरण कराने लगा, शादी ब्याह सब करने लगेगा, ठीक है, जगह जगह ये सब चर्च बनाने लगेगा। और प्रथम जो पादरी भी आया आगे चल के, फ्रांसिस्को जेवियर, ध्यान रखिएगा उस समय गवर्नर कौन था, अल्फांसो डिसूजा। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। आगे चल के अकबर के दौर में काफ़ी यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ है। अकबर आता है गुजरात के तरफ, ठीक है, गुजरात में एक जगह था, उस समय कैम्बे का दौरा करेगा, ठीक है। कैम्बे के दौरे के दौरान, ठीक है, उसको पुर्तगालियों से भेंट होगा, पुर्तगाली लोग उसको जहाज़ में घुमाएगा। पहली बार अकबर यहाँ पे जहाज़ में घूमता है पुर्तगालियों के बदौलत।
ईसाइयों से मिला, काफ़ी ही प्रभावित हुआ, ईसाइयों को अपने दरबार में बुलाने लगा। अब ईसाइयों मतलब पुर्तगालियों को, ठीक है, जो भी संत होते थे, जो जेsuit होते थे, उनको बाकायदा ये बुलाता था वहाँ पे। और आपको याद है कि इबादत खाना बनवाया हुआ था, ठीक है, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, वहाँ बुलवा के देखे होंगे जोधा अकबर वो नाचते रहता है, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, ठीक है। तो सारे ही धर्मों को अकबर की जो धार्मिक सहिष्णुता की जो नीति थी, ठीक है, इसको अकबर फॉलो करता था, पादरियों को ठीक है बुलाता था। और अब पुर्तगालियों को भी लगा लगने कि भाई तो ग्रेट अकबर है ऊपर, इतने बड़े क्षेत्र का मालिक है, अगर कहीं न कहीं हमको अपना व्यापारिक बस्ती बसाने का अनुमति दे देगा अपने क्षेत्रों में, तो और बेटर क्या हो सकता है। तो पुर्तगालियों का भी स्वार्थ है, जो भी गवर्नर है वहाँ पे, ठीक है, अपने जेsuitों को भेज रहा है कि जाके थोड़ा, ठीक है, अकबर से बात करो, कम्युनिकेशन करो धर्म के नाम पे, जब तुम पे वो ट्रस्ट कर लेगा तो अपने क्षेत्रों को ज़रूर देगा ही देगा, ठीक है। लेकिन अकबर भी तो कम बुर्बक नहीं था, अकबर भी होशियार था। अकबर देख लिया था इनका जो तोड़कदार जो बंदूक होता है उस समय, वो पड़ा था उसके चक्कर में कि अगर इनसे हमारी दोस्ती हो जाती है तो भाई इनसे बहुत अधिक हम क्या करेंगे, बंदूक ले लेंगे। और पुर्तगालियों की मंशा है, अपना धर्म को देखिए किस तरीके से औजार बनाया जा रहा है कि अगर अकबर, ठीक है, हमसे बहुत अच्छा संबंध रखता है तो इसके क्षेत्रों में हम लोग पूरी तरीके से मुक्त व्यापार भी करते रहेंगे, और होगा भी। हुगली में अकबर ने ही उनको व्यापारिक बस्ती लगाने का परमिशन दिया था। देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है, रटने बैठेंगे कभी नहीं रटाएगा ये चीज़, भूल जाइएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट बार करते हैं जहांगीर के समय। जहांगीर भी एक अलग लेवल पे चला जाएगा। शुरू में इसका जेsuitों से, मतलब जो भी होता है सब संत, उससे बनेगा नहीं, पटेगा नहीं, ठीक है। लेकिन बाद में चल के ये भी पादरियों को समर्थन देना शुरू कर देगा, जगह जगह अपने यहाँ भी, ठीक है, चर्च वगैरह की स्थापना करवाएगा। माने जहांगीर का तो आलम ये था कि लाहौर और आगरा के क्षेत्रों में जहाँ जहाँ रहा, बोला कृष्णटों को भाई तुम लोग जुलूस निकालो, आराम से रहो, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सुरक्षा का मामला, ठीक है, हमारे अधीन रहेगा, पूरा खुल के यहाँ पे आज़ादी दिया गया। अपने सिंहासन में तो अकबर, जो भी संत जो होते थे, पता है आपको कि जहांगीर के समय चित्रकला एक अलग लेवल पे चला गया। उस चित्रकला में आप देखेंगे तो अपना, ठीक है, पेंटिंग बना के, जो इसका सिंहासन होता था आसपास पेंटिंग बना के रखता था, ठीक है। तो अकबर भी जेsuitों से बढ़ा, ठीक है, उसका तालमेल रहा, जहांगीर का भी बढ़ा रहा। तो एक समय ऐसा लगने लगा पुर्तगालियों को कि भाई अकबर को, जहांगीर को हम लोग जरूर ही ईसाई बना देंगे, ठीक है, क्योंकि अपने आसपास के सिंहासनों के आसपास अगर इनका पेंटिंग रख रहा है। रिमोर तो ये भी उड़ गया कि जहांगीर ने क्रिश्चियनिटी धर्म को कबूल कर लिया है। लेकिन खैर, इसी के दरबार में आएगा, ध्यान रखिएगा, एक अंग्रेज जो जेम्स राजा प्रथम का दूत होता है, कैप्टन हॉकिंस आएगा। और जब कैप्टन हॉकिंस आएगा, ध्यान रखिएगा, जो एक अंग्रेज होता है 1608 में आएगा। आप सोचिए एक और कंप्यूटर आ गया पुर्तगालियों का, तो यही जो जेsuit लोग होते हैं, ठीक है, जहांगीर का कान भरेगा सबकी, जाके देखो, ठीक है, ये सबको परमिशन मत दो। और यही कारण है कि जहांगीर इससे कैप्टन हॉकिंस काफ़ी प्रभावित होगा, ठीक है, क्या बोलते हैं, तुर्की अरबी भाषा में बात करेगा और इसको मनसबदार भी देगा, और एक अबिसिनियाई महिला होगी उससे ब्याह भी करेगा। तो यह मामला हम लोग देखेंगे जब अंग्रेजों को देखेंगे। शाहजहाँ के समय इसके सर से पानी ऊपर निकलने लगा, क्योंकि जिस प्रकार से उस ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत, ठीक है, जो तहलका मचाया हुआ था सब समुद्र में कि भाई आना है तो हम इसको, ठीक है, चुंगी देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं दोगे तो लूट लिए जाओगे, चुंगी दोगे तो सही सलामत जहाँ कहोगे वहाँ पहुँचा देंगे। शाहजहाँ के जहाज़ों को लूट लिया गया, बेचारा क्रुद्ध हो गया, ठीक है, और इसने पूरी तरीके से, ठीक है, इनके व्यापार को ही हुगली से निर्वासित कर दिया, नष्ट कर दिया, हटाओ, ठीक है, हमारे क्षेत्र से चले जाओ। योग्य शासक था, माना नहीं। और धर्म को लेके जो अभी तक जो इच्छा थी पुर्तगालियों की कि भाई जो जेsuit थे कि हम लोग मुगलों को, ठीक है, ईसाई बना देंगे, वो भी इनका मंसूबे पे पानी फिर गया, क्योंकि शाहजहाँ ने यहाँ पे पूरा का पूरा दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अब आइए इनका देखिए योगदान क्या है। इतने लंबे समय तक रहा तो कुछ न कुछ तो योगदान जरूर ही होगा और होना भी चाहिए। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया 1556 में गोवा में। तो देखिए कितना बेहतरीन चीज़ था उस समय, प्रिंटिंग प्रेस आ गया। फसल के रूप में बड़ा बेकार सब चीज़ लाया था तब तंबाकू, इसीलिए जहांगीर भी कभी कभी सबसे चिढ़ने लगा, ठीक है, क्योंकि मुगल काल के लोग बहुत अधिक तंबाकू खाने लगे थे, समझ रहे हैं, बैन किया। इसके अलावा और भी फसल था, जैसे अल्फांसो आम है,
ठीक है, लाल मिर्च है, सब वहीं से तो आ रहा है। जहाज निर्माण कला को ये सब यहाँ पे बढ़ाया। भारतीय भी सीख गए जहाज वहाज बनाना, कि कैसे बड़ा बड़ा जहाज बनाए जिसमें भारी भारी वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सके। गोथिक स्थापत्य कला को वहाँ पे दिखाया गया, क्योंकि जो भी उस समय उस सब का, ठीक है, जो इस टाइप का बनता था, जो चर्च बनता था उसमें इस टाइप का नुकीला जो मेहराब होता है, ठीक है, मैंने नुकीला थोड़ा मंदिर हो गया, ठीक है, और नुकीला होता है, ठीक है, इस टाइप का आपको, ठीक है, गोथिक स्थापत्य कला, ठीक है, का यहाँ पे जन्म हो गया। वर्तमान में जो छत्रपति जो शिवाजी है, ठीक है, उसका अगर इमेज आप सर्च करके देखेंगे, छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनल है जहाँ पे अटैक हुआ था, ठीक है, वो भी एक, ठीक है, गोथिक स्थापत्य कला का एक अच्छा रूप है। हालांकि उसमें और भी कलाएँ हैं, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पे पतन के कारण। तो पतन का कारण तो पहला है धार्मिक असहिष्णुता। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि भाई दूसरे को जबरदस्ती धर्मांतरण करवा के अपने धर्म को, ठीक है, कुछ समय के लिए तो भाई तुम ले जा सकते हो, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चला। जबरन धर्मांतरण ये लोग कब आगे चल के सबका 100 सालों तक रहा है, मजाक नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 100 सालों तक रहा है। तो जबरन धर्मांतरण करवाने का भी प्रयास किया, जिससे कि आम लोगों में इस सब के खिलाफ ही, ठीक है, विद्रोह पनपने लगा। कोई इस सब का साथ नहीं देगा। यूरोपीय कंपनियों से संघर्ष होगा, डच आएगा सब, ठीक है, जो भी सब लगाया था सब ब्लू वाटर पॉलिसी उसको तोड़ ताड़ देगा सब। कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति थे, ठीक है, इसमें पूरा एक सैन्य संगठन होता था और बाकायदा इसको परमिशन लेने के लिए भी ब्लू वाटर पॉलिसी की तरह था, लेकिन ये था अरब सी की तरफ, ध्यान रखिएगा, अरब सी की तरफ। गोवा के गवर्नर से, क्योंकि राजधानी चेंज हो चुका था, गोवा के गवर्नर से परमिशन लेना पड़ता था, वो साइन कर देता था तब जाके इस सबको परमिशन मिलती थी, ठीक है, इस अरब सागर में। तो एक ब्लू वाटर पॉलिसी हो गया और एक स्पेशल कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति। इससे ही लोग बहुत लूटपाट मतलब मचाना शुरू कर दिया, लूटपाट मचाया। आगे चल के यही बोला गया कि क्या कर रहा है सभी, ठीक है, व्यापारी है सब की लुटेरा है, सब कुछ समझ में नहीं आता है। और आगे चल के ब्राज़ील की भी खोज होगी, ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील की खोज हुई तो वो लोग, ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पे जब कंपटीशन बढ़ने लगा भारत में, तो ब्राज़ील की तरफ सब मूव करने लगा, वहाँ पे जाके गन्ना वन्ना सब, ठीक है, सब वहाँ पे करवाना सिखाएगा। पुर्तगाली राजा का अधिक नियंत्रण, मैंने शुरू में बताया था कि जब भी किसी शासक का अधिक नियंत्रण जब हो जाएगा, जब फ्रीडम किसी को नहीं दिया जाएगा, तो उसको डिसीजन लेने में हमेशा ये चीज़ कमी आएगी। बहुत अधिक, देखिए, ब्लॉक करना कभी भी ठीक नहीं है। बच्चों को थोड़ा बहुत आज़ादी देना चाहिए, लेकिन नियंत्रण में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो इतना अधिक नियंत्रण कर दे रहा है, जिसकी वजह से, ठीक है, समस्या पुर्तगालियों को आने लगा। स्वतंत्र डिसीजन जो होना चाहिए ले नहीं पाया सब, ठीक है, कारण यही था पुर्तगाली राजा का अधिक नियंत्रण। देखिए बम्बई को दान में सब दे दिया, मैंने दहेज में दे दिया सब। बताइए यहाँ पे कितना मुश्किल से मिल रहा है, और एक पल में सब दहेज में शासक ने दे दिया। तो कहीं न कहीं राजा का, ठीक है, अदूरदर्शिता है। कुल मिला के इन्हीं सब कारणों की वजह से उस सबका पतन हो गया। गोवा का, ठीक है, मसला हम लोग देख लेते हैं। गोवा, ध्यान रखिएगा, गोवा आज़ाद जब भारत हुआ तो गोवा में पुर्तगालियों का ही शासन था, पुर्तगालियों का ही शासन था। एक अभियान किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, एक अभियान किया जाएगा, जिस अभियान का नाम है ऑपरेशन विजय। अभियान होगा ऑपरेशन विजय। इस ऑपरेशन विजय के माध्यम से 1961 में गोवा को क्या किया जाएगा, अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया जाएगा। इसीलिए गोवा के लोग गोवा मुक्ति दिवस, देखिए, सेलिब्रेट करते हैं। गोवा, ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, गोवा मुक्ति दिवस। ये कब मनाया जाता है, ठीक है, तो 19 दिसंबर, ठंडा के दिन में, ठीक है, 1961 को हुआ। तो 19 दिसंबर को हर साल गोवा में देखिएगा धूमधाम से वो लोग गोवा मुक्ति दिवस, अर्थात उसी दिन वो लोग, ठीक है, उस सबका आज़ादी तो वहीं हुआ जब गोवा से पूरी तरीके से मुक्त हो गया, मैंने पुर्तगालियों में, ठीक है, गोवा से, ठीक है, पुर्तगालियों से, ठीक है, पूरी तरीके से आज़ाद हो गया गोवा, अर्थात आज़ाद हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही कंप्लीट देखिए लेक्चर था। इसी तरह से आप लोग स्टडी कीजिए, रटने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और मेरे ख्याल से मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग भी, ठीक है, एफर्ट अपना लगाते रहिए, क्योंकि मैं कितना भी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस कर लूँ, ठीक है, अगर आप अपना एफर्ट नहीं लगाएंगे, जितना मैं एफर्ट लगा रहा हूँ उससे कहीं आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें आप लोगों को, ठीक है, हैंडल यहाँ पे हो पाएगा। लेक्चर को देखिए शेयर कीजिए, इतना कीमती लेक्चर है तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके, खासकर ग्रामीण एरिया में पहुँच सके, जिससे कि लोग, ठीक है, अपने छोटे छोटे कदमों को बढ़ाते हुए बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।